गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस लाइव सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। देखो, हम लोग डिस्कस कर रहे थे एल्केन्स के बारे में। ठीक है, तो एल्केन्स में हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस कर रहे थे। पांच मेथड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फ्रॉम ग्रिग्नार रिएजेंट, हुड्स रिएक्शन, कोरिया हाउस रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे, यहां से स्टार्ट करने वाले हैं सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें आज की क्लास। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज है हमारी। मैंने आपको पहले भी बता दिया है, यहाँ पे हमें दो चीजें यूज करनी है, मेरे वीडियोज और MS चौहान की आपकी बुक। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, देख लेना आप लोग। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, या फिर सिंपल डीकार्बोक्सिलेशन से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। ठीक है, देखो, जो 5 मेथड हमने डिस्कस किए हैं उनकी प्रैक्टिस मैंने करवा दी है। आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर भी रहे होंगे MS चौहान से, तो आपको कहीं कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे डीकार्बोक्सिलेशन। देखो, वही चीजें मैं एक एक चीज पे जोर दे के आपको बताता हूं कि आपको याद क्या रखना है और क्या याद नहीं रखना है। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पे कि इस डीकार्बोक्सिलेशन को हम लोग सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं। सोडा लाइम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें डीकार्बोक्सिलेशन के लिए NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड यूज किया जाता है। इन दोनों के मिक्सचर को बोलते हैं सोडा लाइम। तो हम लोग इसको ये बोल सकते हैं कि हिंदी में हम लोग बोलेंगे विकार्बोक्सिलीकरण। अब देखो, विकार्बोक्सिलीकरण का मतलब ये नहीं है कि यहां से COOH निकलेगा, नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यहां से CO2 के निकलने को विकार्बोक्सिलीकरण बोलते हैं। ये अच्छी तरह से समझ लो, COOH निकलने को डिकार्बोक्सिलेशन नहीं बोलते हैं, केवल CO2 के निकलने को डिकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। अब देखो, ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये आती है कि मान लो ये आपका कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसमें से CO2 निकाल दी, तो ये आपकी क्या बन गई? एल्केन बन जाएगी। और वही हम पढ़ रहे हैं, और साथ में क्या निकल गया आपका? CO2। तो देख लो, अब आप समझ जाओ, डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब COOH नहीं निकलेगा, CO2 निकलेगा। लेकिन यहां पे ध्यान रखना, हम लोग ये कह सकते हैं कि जब भी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसका सोडियम साल्ट हम लोग यूज करते हैं, सोडियम या पोटेशियम जो भी है, आप उसमें कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि सर आपने तो सोडियम साल्ट ही बोला था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम लोग किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट लेते हैं, या फिर एक चीज और ध्यान रखना, यहां पे हम लोग सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड भी ले सकते हैं, और जब इसकी रिएक्शन हम लोग यहां से NaOH प्लस CaO से करवाते हैं, अब ध्यान से समझना, तो यहां से CO2 निकल जाता है, आपका RH बनता है, और ये CO2, अब ये CO2 फॉर्म में नहीं निकलता, ये बना लेता है सोडियम से मिलकर के सोडियम कार्बोनेट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रख लेना। ये CO2 जो है वो CO2 की फॉर्म में निकलेगा, लेकिन ये साथ में ही सोडियम से रिएक्शन करके सोडियम कार्बोनेट बना लेगा। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, वो ये है कि ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट में जितने कार्बन होंगे उससे एक कम कार्बन वाली एल्केन बनेगी। अगर एक एग्जांपल मैं आपको दूं, यहां पे मान लो ये COOH है और यहाँ पे आपका सोडा लाइम हम लोग यूज कर रहे हैं, तो यहां से आपका बनेगा मैथेन।
प्लस CO2 और CO2 किस फॉर्म में निकलेगा, Na2CO3। तो यहाँ पे देखो इसमें 2 कार्बन थे, इसमें 1 कार्बन। तो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो एल्केन बनेगी, जिस कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनेगी, उस एल्केन में उस कार्बोक्सिलिक एसिड से 1 कार्बन कम होगा। अगर मान लो आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है 10 कार्बन का, तो जो एल्केन बनेगी वो आपकी 9 कार्बन की बनेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या निकल रहा है, CO2, और CO2 निकलने का मतलब 1 कार्बन भी एलिमिनेट हो रहा है। ये आप लोग अच्छी तरह से ध्यान रखें। तो समझ में आ गया फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन होता क्या है। अब हम लोग थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लेते हैं सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। मैकेनिज्म मैंने बता ही दिया आपको, बस सिंपल है। सबसे पहले क्या होगा, देखो मैकेनिज्म की अगर हम लोग बात करते हैं, जो क्रियाविधि है हमारी वो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले मान लो, एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूं, आपका कोई भी मान लो ये एसिड है और इसकी रिएक्शन हम लोग किससे करवाएंगे, सोडा लाइम से। तो जब सोडा लाइम से रिएक्शन करवाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे सोडियम और ये हमारा OH, ठीक है, यहां से ये एसिड है इसका H+ निकल जाएगा, तो ये आपका सबसे पहले सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, ये ध्यान रख लेना। और निकल के आ गया आपका H2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे आपका R- बन जाएगा और साथ में क्या निकल गया आपका CO2। अब ये CO2 सोडियम से रिएक्शन कर लेगा, ठीक है, और सोडियम से रिएक्शन करके सोडियम कार्बोनेट बना लेगा। लेकिन ध्यान रखना ये जो R- था, अब वो जो वाटर एलिमिनेट हुआ है वो वापस यहां से प्रोटॉन डोनेट करेगा, इसका प्रोटोनेशन होगा और ये आपका RH बन जाएगा। तो जितने कार्बन इसमें होंगे उससे 1 कम कार्बन का एल्केन बन जाए। तो ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है वो कार्ब एनायन होता है। और ध्यान रखना इस कार्ब एनायन का बनना ही, ये वाली स्टेप ही इसकी RDS होती है। आ गई बात समझ में। एक और इंपॉर्टेंट चीज, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता दूं आप लोगों को। सबसे इंपॉर्टेंट, इस मेथड से हम लोग मेथेन बना सकते हैं, इस मेथड से हम लोग मेथेन बना सकते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन, जस्ट 1 मिनट। इस मेथड से फर्स्ट इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिख लेना, इस मेथड से हम लोग मेथेन बना सकते हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज, इस रिएक्शन का जो RDS है वो कौन सा स्टेप है, जिसमें कार्ब एनायन बनता है, ये इसका RDS होगा। और अगर ये RDS होगा तो ध्यान रखना ये वाली स्टेप RDS है, रेट डिटरमाइनेटिंग स्टेप है ये वाली। और अगर ये रेट डिटरमाइनेटिंग स्टेप है तो ध्यान रखना जितना ज्यादा स्टेबल कार्ब एनायन बनेगा उस कार्बोक्सिलिक एसिड की रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन उतना ही ज्यादा होगा। मींस हम लोग ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, अच्छी तरह से समझो, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। मतलब जिस कार्बोक्सिलिक एसिड से जितना मोर स्टेबल कार्बन आयन बन सकता है उसमें डीकार्बोक्सिलेशन उतना ही फास्ट होगा। एक चीज मैं बता दूं, जो नोट्स मैंने आपको लिख के दिए हैं वो मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, वहां पे मैंने लिख रखा है 1 स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, उसको सही कर लेना, आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना है। देखो ये 3 चीजें आपको सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन के बारे में याद रखनी है। इस मेथड से मेथेन बनाया जा सकता है। रेट डिटरमाइनेटिंग स्टेप कौन सी है, जिसमें कार्बन आयन बनता है, और जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो उस कार्बोक्सिलिक एसिड में फास्ट होगी जिससे मोर स्टेबल कार्बन आयन बनेगा। अब देखो एक सिंपल सा तरीका है हमारा, मान लो आपके पास ये वाला कोई कंपाउंड दे दिया और इसकी रिएक्शन सोडा लाइम से करवा दी उन्होंने, इससे करवा दी, तो आप देखो यहां से CO2 निकल जाएगा तो सिंपल ब्यूटेन बन जाएगा आपका। ध्यान रखना इस तरह।
तो ये एक सिंपल सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल्स में देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ये वाला। देखो इस एग्जाम्पल में पहले हम लोग एक चीज समझते हैं। मान लो आपको ये वाला दिया गया है, ये वाला कोई कंपाउंड दिया गया है और फिर कह रहा है कि आप सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन करवाओ। पहले तो देखो आप ये ध्यान रखो कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहां से ये आपका CO2 निकल जाएगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा यहां से, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये NO2 मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि पैरामिथाइल नाइट्रोबेंजीन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से अगर ये पूछा जाए कि यहां पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहां से आपको प्रोडक्ट पूछा जाए तो यहां से क्या बनेगा, ये CO2 निकल जाएगा, तो यहां से आपका सिंपल 3 कार्बन की एल्केन बन जाएगी, ये लो। यहां से ये निकल जाएगा 4 कार्बन की, यहां से ये आपका CO2 निकल जाएगा, ध्यान रखना ये वाली एल्केन बन जाएगी। यहां से आपका ये CO2 निकल जाएगा, ये CH3 बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसीलिए देखो, मैं ये एग्जांपल्स आपको करवाऊंगा, लेकिन मैंने पहले आपको ये समझा दिया है कि आपको बेसिक आइडिया ये भी होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो एक्चुअल में जो हमारे क्वेश्चन है वो ये है कि हमें कंपैरिजन करना है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन का। इसका कंपैरिजन करना है रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन का। देखो यहां से देखो एक मैं चीज इंपॉर्टेंट बता दूं कि जब यहां से CO2 निकलेगा तो जिसको इसका कार्बन आयन बनेगा वो मैं बता देता हूं, एक बार समझ लो आप लोग। ये NO2 और ये आपका CH2 माइनस, यहां से जो बनेगा आपका वो सिंपल ये CH2 और ये माइनस। यहां से जो बनेगा आपका, ध्यान रखना GOC पे आ जाएंगे हम लोग, ध्यान रखना पूरी तरह से, सॉरी ये यहां पे आपका CH2 माइनस और ये आपका OCH3। और इधर अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो आपका इधर क्या बनेगा, देखो ये CH2 माइनस और ये आपका C डबल बॉन्ड OH। अब देखो हमें कार्बन आयन की स्टेबिलिटी चेक करनी है, और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी में मैंने बता रखा है कि जो जितना ज्यादा कार्बन आयन स्टेबल बनाएगा उसकी रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन या उसमें जो विकार्बोक्सिलीकरण है वो सबसे तेज होगा। तो देखो इस नेगेटिव चार्ज पे इसका -R इफेक्ट और -I। अब आप समझ जाना, नो इफेक्ट इसका +R और माइनस इसका भी -R। और देखो मैंने आपको बता रखा है कि अगर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -R, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -S, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +R, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +H, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I। एक बार बता रहा हूं GOC में देखना, तो जिसमें -R सबसे ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो देखो इसमें और इसमें दोनों में -R है, लेकिन सबको पता है कि NO2 का -R इफेक्ट CHO से ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होगी वो फर्स्ट की, ठीक है, देन 4 की। अब देखो इसमें तो +R है, +R कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देता है, इसका रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन सबसे कम, और इसमें कोई इफेक्ट नहीं है तो इसका ज्यादा 1432। ये इन चारों की रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन का ऑर्डर हो जाएगा। चेक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, ये मान के चलना आप लोग। किसी को कोई भी इश्यू हो तो आप मुझे बता देना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। और देखो जब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो देखो वही एक बार सिंपल तरीके से बता रहा हूं, फिर आप समझ जाना। यहां से जो कार्बन आयन बनेगा वो ये वाला, यहां से जो कार्बन आयन बनेगा वो ये वाला, यहां से जो कार्बन आयन बनेगा वो ये वाला, और यहां से जो कार्बन आयन बनेगा वो ये वाला। और सबको पता है कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला। तो इनका रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन क्या हो जाएगा, सबसे फास्ट 4 में, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। देखो मैं आपको फिर कह रहा हूं, मेरी GOC जो मैंने पढ़ाई है वो आपको 100% आनी चाहिए। अगर वो GOC नहीं आ पाई आप लोगों को, फिर आप ऑर्गेनिक में दिक्कत आएगी। मैं कह रहा हूं आपको पूरी ईमानदारी से, आपको थ्योरी में कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है।
आप 100% मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हो। थ्योरी और प्रैक्टिस के लिए जो चीजें मैं बता रहा हूं मेरे असाइनमेंट है, मैं क्लास में करवाता ही हूं। उसके अलावा आपको बुक्स पढ़नी है। आप डरो मत बुक से, मैं बता रहा हूं। आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि हम लोग इतनी अच्छी केमिस्ट्री सीख सकते हैं, लेकिन करनी पड़ेगी आप लोगों को मेहनत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब मैं इतना टाइम नहीं दूंगा जितना टाइम मैंने पहले दिया है। अब इन क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा फास्ट सोल्व करेंगे क्योंकि चीजें मैं बता चुका हूं आप लोगों को। देखो यहां से देखते हैं। देखो यहां से जाएगा तो देखो यहां पे आपका फ्री रेडिकल सॉरी कार्बन आयन बनेगा और यहां पे आपका कार्बन आयन। अब देखो यहां पे देखो मतलब मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट बनेगा यहां पे बनेगा तो देखो ये आपका एल्केन बन जाएगा, यहां पे आपका एल्केन बन जाएगा। तो ध्यान रखना इन दोनों का जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेम ही बनेगा, आइसोब्यूटेन। मेरा यहां पे जो बताने का पर्पज है, चाहे ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड हो चाहे ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड हो, दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, सेम बनेगा। ये आप लोग ध्यान रख लेना। आपका जो दोनों का प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बनेगा, दोनों का प्रोडक्ट बिल्कुल सेम बन रहा है। अब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखो एग्जाम में, आप कंफ्यूज मत होना। आपको लगे कहीं कि ऐसे क्यों रहे, नहीं, अब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अब देखो इसमें आप लोग देख लो, देखो मैं बता देता हूं। CO2 निकलने के बाद यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, देखो इसमें ऑर्थो पोजीशन पे है तो -R और -I दोनों वर्क करेंगे। ये मेटा पे है इसलिए -I वर्क करेगा, और यहाँ पे ये पैरा पे है तो -R और माइनस वर्क करेगा। और इसमें दो ग्रुप है और दोनों के यहाँ पे भी -R और -I, और यहाँ पर भी -R और -I। तो देखो सबसे ज्यादा -R तो यहाँ पे दोनों पोजीशन पे, तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन या जो सबसे फास्ट जो डीकार्बोक्सिलेशन होगा वो फोर्थ वाले में। उसके बाद देखो इसमें भी -R है, इसमें भी, और ऑर्थ और पैरा पोजीशन पे -R जो है वो इक्वल होता है। तो पहले और तीसरे में -R प्रभाव के बेसिस पे हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि किसमें विकार्बोक्सिलीकरण फास्ट होगा। तो ध्यान रखना, फिर हम -I पे जाएंगे और -I डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। मीन्स यहां पर -I ज्यादा होगा और -I भी जो नेगेटिव चार्ज है उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, इसलिए 4 के बाद फर्स्ट, देन थर्ड, देन सेकंड। ये इनकी रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन हो जाए। आप चेक कर लो अच्छी तरीके से, आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। देखो नोट्स दिए हुए हैं भाई, मैंने ग्रुप में भेजे हैं, आप टेंशन ना करें, ऐप में भी अपलोड हैं। आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐप में अपलोड कर रखे हैं, आप देखो तो सही एक बार खोल करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। देखो अब आप समझ जाना, धीरे धीरे मैं बता देता हूं। देखो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, अब आप देख लो यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे देखो ये 1 डिग्री है लेकिन इसका +I इफेक्ट होगा। यहाँ पे ये 2 डिग्री है लेकिन इस NO2 का यहाँ पर -I इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर इस पे माइनस आएगा और इस पे यहाँ पे इसका NO2 का -I इफेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे ये -1 डिग्री लेकिन यहाँ पर इन दोनों का +I इफेक्ट। इसका मतलब देखो ये भले ही 1 डिग्री है, ध्यान रखना, लेकिन यहां पर इन दोनों में, ये दोनों भले ही 2 डिग्री है लेकिन यहां पर NO2 का -I इफेक्ट है, -I। इवन यहां पे तो रेजोनेंस भी होगा। रेजोनेंस कैसे होगा देखो आप लोग समझना, इवन रेजोनेंस भी होगा, ये नेगेटिव और ये इधर। तो देखो थर्ड की जो थर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड से जो कार्बन आयन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, तो थर्ड वाले की रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन सबसे ज्यादा, के बाद सेकंड वाले का। अब इन दोनों की बात करें तो देखो अच्छी तरह से समझ लेना बाप, इसमें +I ज्यादा होगा, इसमें +I ज्यादा है, इसमें +I कम है, तो फिर 1 और फिर 4, 3 2 1 4, ये इसका करेक्ट ऑर्डर।
इसके बाद देखो ये आप कर लोगे। देखो अब जब ये CO2 निकलेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज, जब ये निकलेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज, और ये निकलेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज। तो देखो ये वाला नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे है। फिर इसकी स्टेबिलिटी होगी क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे है, और सबसे कम जो स्टेबिलिटी होगी वो इसकी, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे है। ठीक है, देखो तो यहां पे ये वाला सबसे स्टेबल होगा, तो इसमें रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन सबसे फर्स्ट, तो फर्स्ट में जो विकार्बोक्सिलीकरण की दर है वो सबसे ज्यादा, देन सेकंड में, देन थर्ड। ये आप अच्छी तरह से चेक कर। ठीक है भाई, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मैंने एग्जांपल खूब करवाए हैं, ध्यान रखना, कोई नहीं बोल सकता कि एग्जांपल्स की कमी है। ये लो, यहां पे देखो, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से ये जाएगा तो इस पे नेगेटिव, यहां से ये जाएगा तो इस पे नेगेटिव, यहां से ये नेगेटिव, और यहां से ये नेगेटिव। देखो ये नेगेटिव रेजोनेंस में जाएगा, ये नेगेटिव दोनों तरफ रेजोनेंस में जाएगा, ये नेगेटिव रेजोनेंस में नहीं जाएगा, लेकिन इन दोनों का माइनस आई इफेक्ट वर्क करेगा। ये नेगेटिव भी रेजोनेंस में नहीं जाएगा, लेकिन माइनस आई, तो इन दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस भी थर्ड वाले में ज्यादा हो रहा है, तो थर्ड का जो कार्बन आयन होगा वो मोर स्टेबल, इसलिए थर्ड वाला एसिड सबसे फास्ट डीकार्बोक्सिलेशन, देन फोर्थ वाला, देन सेकंड वाला, देन फर्स्ट। ये रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। आपको कहीं कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चले। अब देखो एक चीज मैंने बता रखी है कि जब यहां से CO2 जाएगा इन सारों में, तो आपके पास जो कार्बन आयन बनेगा वो कुछ इस तरह के कार्बन आयन बनेंगे। ये वाला, यहां पे ये वाला, यहां पे ये वाला, और यहां पे ये वाला। मैंने GOC में बता रखा है कि 3 मेंबर रिंग पर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि 3 मेंबर रिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। क्यों होती है, सारा कुछ मैंने GOC में बता रखा है। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसमें जो रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन होगी वो ऑर्डर ये वाला हो जाए। ये आप लोग, अब देखो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि इसके डीकार्बोक्सिलेशन से क्या बनेगा, हेक्सेन, सॉरी सिंपल हेक्सेन, इससे क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेनोन। ये जरूर ध्यान रखना आप, ये कोई भी स्टेटमेंट क्वेश्चंस को जोड़ सकता है। आपको अगर यही पता नहीं होगा तो फिर सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा भाई। देखो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे चले। तो आज आपकी फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। इसके एग्जांपल हमने बहुत अच्छे से कर लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, आज वाली। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि हम एल्केन कौन कौन से मेथड से बना सकते हैं, और इसमें 6 मेथड्स हम लोग पढ़ गए हैं, और 7वां जो हमारा मेथड है वो है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। और कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब है ये आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है, और अगर इस ऑक्सीजन की जगह 2 हाइड्रोजन आ जाएं, इसे हम लोग बोलेंगे फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। मींस कार्बोनाइल कंपाउंड को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एल्केन में कन्वर्ट कर दिया। और इस रिएक्शन के लिए आपको जाना है रिडक्शन वाले वीडियोस में, और रिडक्शन में मैंने करवा रखा है कि अगर कार्बोनाइल कंपाउंड को अगर एल्केन में कन्वर्ट करना है तो हम लोग 2 मेथड यूज करते हैं। एक क्लीमेंसन मेथड होता है, कौन सा मेथड, एक क्लीमेंसन विधि, और दूसरा जो हमारा होता है वो वोल्फ किस्नर मेथड होता है। कौन सा मेथड है, वोल्फ किस्नर मेथड। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, ये जो क्लेजन, देखो मैंने आपको सब कुछ बता रखा है वहां पे, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि आपके रिड्यूसिंग रिएजेंट 2 तरह के होते हैं, एक हाइड्राइड ट्रांसफरिंग रिड्यूसिंग रिएजेंट होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग रिड्यूसिंग रिएजेंट होते हैं। देखो ये सारी चीजें मैंने आपको करवा रखी हैं। एक बार आप जाओगे ऐप में तो आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले चैप्टर में ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे जो क्लीमेंसन रिडक्शन है, जिसमें हम लोग ZnHg/HCl यूज करते हैं, ये आपका
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग रिड्यूसिंग रिएजेंट है। कौन सा ट्रांसफरिंग रिड्यूसिंग रिएजेंट है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग रिड्यूसिंग रिएजेंट है। और ये जो दूसरा मेथड है वो अपने आप में एक यूनिक मेथड है। इस तरह का मेथड है वो अपने आप में एक यूनिक मेथड है, क्योंकि एक्चुअल में इसमें हम लोग कार्बन आयन बना करके उसको प्रोटॉन देते हैं, ध्यान रखना। तो हम लोग इसको हाइड्राइड ट्रांसफर भी नहीं बोल सकते, एक बार आप अच्छी तरह से समझ लेना। तो मैकेनिज्म जो है इन दोनों की वो मैंने आप लोगों को क्लास में करवा रखी है। देखो बार बार उस मैकेनिज्म को दोहराने से कोई मतलब नहीं है। आप रिडक्शन वाला जो चैप्टर है उसके वीडियो में जाकर के आप लोग रिडक्शन वाले चैप्टर में इन दोनों जो रिडक्शन है उनका आप लोग वहां से चेक कर सकते हो। बस कुछ चीजें जो मैं बता दूं आप लोगों को यहाँ पे, फिर हम लोग डायरेक्टली एग्जाम्पल करेंगे। मैकेनिज्म में मैंने पहले बता दिया है, जो चीज मैं मैकेनिज्म एक बार बता चुका हूं उसको बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जो क्लीमेंसन मेथड है हमारा, उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? जिंक अम्लगम और HCl। और यहाँ पे ध्यान रखना ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग रिड्यूसिंग रिएजेंट, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। और दूसरा हमारा जो इंपॉर्टेंट है वोल्फ किस्नर। वोल्फ किस्नर में देखो हम लोग एक तो हाइड्रोजन यूज करते हैं और हाइड्रोजन के साथ बेस यूज करते हैं, और एक ग्लाइकोल यूज करते हैं जो कि प्रोटॉन का ट्रांसफर करता है। ये बेस का काम करता है और ये पहले हाइड्रोजन बनाता है कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, फिर यहां से ये प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा और फिर कार्बन पे नेगेटिव आएगा और ये प्रोटॉन को ट्रांसफर करेगा। अब देखो यहाँ पे जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे कंपाउंड जो हैं वो एसिड सेंसिटिव हैं। एसिड सेंसिटिव होने का मतलब होता है कि वो एसिड से रिएक्शन कर सकते हैं, मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को आगे। और बहुत सारे कंपाउंड जो होते हैं वो बेस सेंसिटिव होते हैं, मैंने बताया वहां पे भी, दोबारा बता रहा हूं, मतलब जो बेस से रिएक्शन कर सकते हैं। तो ध्यान रखना अगर हम लोग कोई कंपाउंड है उसमें कार्बोनाइल कंपाउंड है और उस कार्बोनाइल कंपाउंड के अलावा कोई एसिड से सेंसिटिव कंपाउंड है जो एसिड से रिएक्शन कर सकता है, तो फिर हम लोग उसका रिडक्शन इस मेथड से नहीं करवाते, फिर हम लोग उसका रिडक्शन इस मेथड से करवाते हैं। और अगर कोई कंपाउंड है उसमें कार्बोनाइल कंपाउंड है, उसमें कोई ऐसा ग्रुप भी है जो बेस से सेंसिटिव होता है, तो फिर हम लोग उसका रिडक्शन इस मेथड से नहीं करवाते, फिर हम लोग इस क्लीमेंसन मेथड से करवाते। मींस जिसमें एसिड यूज कर रहे हैं और कोई कंपाउंड एसिड सेंसिटिव है उसका रिडक्शन फिर उससे नहीं करवाते, बेस वाले से करवाते। अगर कोई बेस सेंसिटिव है तो फिर उसका रिडक्शन हम लोग जिंक अम्लगम से मींस क्लीमेंसन रिडक्शन से करवाते। अब देखो इस चीज को हम लोग कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, मैकेनिज्म मैंने बता रखी है, मैकेनिज्म आप वहां से कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग अब डिस्कस करने वाले एज ए एग्जांपल। देखो ये आपका क्लीमेंसन रिडक्शन। अब देखो समझना, देखो ये इसका तो रिडक्शन कर देगा एल्केन, लेकिन ध्यान रखना ये एस्टर है और एस्टर का एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, तो ये एसिड सेंसिटिव होगा। इसके अलावा एक चीज और इंपॉर्टेंट, ये जिंक अम्लगम मैंने करवा रखा है नोट्स में, ये NO2 का भी रिडक्शन कर देता है, किसमें? NH2। तो अगर इस कंपाउंड का अगर हम लोग क्लीमेंसन रिडक्शन करवाएंगे तो इसका फाइनल प्रोडक्ट हमारे अकॉर्डिंग जो हम पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो है CO वो CH2 में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था, और ये एस्टर ऐसे कैसे रहना चाहिए था, नहीं, लेकिन इसका भी हाइड्रोलाइसिस हो गया, इवन ये भी आपका NH2 में कन्वर्ट हो गया। तो ये इस तरह से ये एसिड सेंसिटिव कंपाउंड है। तो अगर इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट पूछे तो आप ये बना के आना, ऐसा नहीं कि इसका रिडक्शन कर दिया इनको ऐसे कैसे छोड़ दिया, गलत। अब देखो इधर, अब देखो ये आपका वोल्फ किस्नर है, तो ये भी आपका इसको तो CH2 में कन्वर्ट कर देगा, तो इधर से तो ये बन जाएगा। अब लेकिन ये देखो ये एस्टर का बेस की प्रेजेंस में भी हाइड्रोलाइसिस होता है, तो ये यहाँ पे COOH, लेकिन यहाँ पे ये वाला वोल्फ किस्नर जो रिएजेंट है वो NO2 को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, इसलिए NO2 ऐसे की ऐसे रहेगा। चेक कर लो भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, यकीन मानिए आप, बहुत काम आने वाली हैं चीजें आपके, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं,
यकीन मानिए बहुत ज्यादा काम आने वाली है ये सारी चीजें। आप चेक कर लो भाई आप लोग अच्छी तरीके से, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो देख लो। ठीक है, यहां तक चेक करो आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल के नीचे एक एग्जाम्पल और लिख रखा है मैंने। देखो मैंने केवल आपको यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं बताई है, वो इसलिए नहीं बताई है कि मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन में करवा चुका हूं और वो वीडियोस मैंने सारे डाल रखे हैं। अब देखो यहाँ पे देखो ये हमारी कहानी थोड़ी सी चेंज है। ये आपका क्लीमेंसन रिडक्शन और क्लीमेंसन रिडक्शन है यहाँ पे, तो ध्यान रखना। अब आप थोड़ा सा समझ लेना, यहाँ पे ये HCl है तो यहाँ पे ये केवल और केवल इसका रिडक्शन कर पाएगा, और जब ये इसका रिडक्शन कर पाएगा तो ये तो आपका ये और ये Br ऐसे की ऐसे, क्योंकि Br को Cl रिप्लेस नहीं करेगा, ध्यान रख लेना। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखो KOH है और KOH का मतलब यहाँ से OH माइनस और OH माइनस से यहाँ पे देखो इसका रिडक्शन तो होगा ही, इसका रिडक्शन तो होगा ही, ध्यान रखना। जस्ट 1 मिनट। लेकिन साथ में जो साइड रिएक्शन हो रही है वो मैं बता रहा हूं, तो इसका रिडक्शन तो हमें करवाना ही है। इसका रिडक्शन करवाया तो क्या बना देखा आपका ये तो एथेन आ गया, यहां पे अब आपका OH आ गया। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना कि आपका जो कंपाउंड दिया गया है आपको वो एसिड सेंसिटिव है या फिर बेस सेंसिटिव। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पे बात कर ले। देखो मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म में सब कुछ करवा रखा है। वैसे आप लोग ऐसे वैसे जिद कर ही रहे थे कि सर हमें फंक्शनल ग्रुप पढ़ाओ, लेकिन मैंने मैक्सिमम पोर्शन करवा रखा है जो रिएक्शन मैकेनिज्म है। फिर भी मैंने सोचा चलो बच्चों को एक जगह मैटर मिल जाएगा, तो मैंने बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है। ठीक है, अब देखो ये सारी रिएक्शंस मैंने इसलिए रख ली हैं क्योंकि मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत कुछ पढ़ा रखा है, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा है तो। देखो दोनों रिएक्शंस को सोल्व करते हैं हम लोग। देखो ये आपका एसीटोफिनोन है और एसीटोफिनोन में जब हम लोग इसका ब्रोमिनेशन करवाएंगे, और ये किसका एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। अब आपको पता है कि ये वाला जो ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये सारा मैंने बता रखा है आप लोगों को, देखो सब कुछ बता रखा है। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है मींस ये जो Br जुड़ेगा, ब्रोमिनेशन होगा, वो इस CO की मेटा पोजीशन पे जुड़ जाएगा, मतलब ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। और अब आपको पता ही है यहां से इसका रिडक्शन कर देगा और इसका रिडक्शन कर देगा, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट ये वाला बन जाएगा। अब देखो एक चीज आपके माइंड में आएगा कि सर वहां तो आपने Br को रिप्लेस कर दिया था OH से, यहां पे देखो ये Br को रिप्लेस कर दिया OH से, अब यहां पे क्यों नहीं किया, तो आप उस चीज को भी देख लेना। ये आपकी इस पोजीशन पे ये मतलब मैंने आपको बता रखा था कि अगर विनाइलिक पोजीशन है, ठीक है, और ये एराइल पोजीशन है या एराइल हैलाइड है, उनमें कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। अरे भाई याद करो मैंने कहा था अगर ये बेंजीन है और यहाँ पे इस पोजीशन पे अगर Br है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, लेकिन अगर इस पोजीशन पर है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाते हैं। अगर याद है तो सब कुछ पढ़ा रखा है आप लोगों। अब आप बोलने को देखो कुछ भी बोल देते हो, सर ये नहीं पढ़ाया, कोर्स नहीं है, पूरा नहीं है। और मैं आपसे कह रहा हूं यार आप पढ़ो तो सही एक बार, क्या बाकी है मुझे बताओ तो सही आप लोग। अब लाइव क्लास के लिए चिल्ला रहे थे, 5 बच्चे लाइव क्लास आते हैं, बच्चे हैं 240 और 250 के लगभग बच्चे हैं हमारे पास। सब कुछ करवा रखा है मैंने, आप पढ़ो तो सही। देखो आप चाहे मुझे कितना ही बोल लो, बोलने से कुछ नहीं होगा, आपका भला तभी होगा जब आप पढ़ोगे, ये ईमानदारी की बात।
ठीक है, नीचे वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, क्या सीक्वेंस है। देखो अब की बार हमने पहले इसका वोल्फ किस्नर करवा दिया, अब कोई ग्रुप है नहीं, वोल्फ किस्नर करवा दिया, तो ये आपका एक तरह से फेनिटोल में ये इस तरह का कंपाउंड, जो हमारा जो कंपाउंड है टोलुइन, ठीक है, टोलुइन टाइप, मतलब यहाँ पे CH3 का। अब देखो इसका ब्रोमिनेशन करवाना है, और ये जो ग्रुप है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, और यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि देखो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है मैं बता दूं आप लोगों को, यहाँ पे 2 प्रोटॉन हाइड्रोजन है, इन दोनों हाइड्रोजन का प्लस H होगा, और प्लस H होने से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में भी ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर बन जाएगा। ये आप ध्यान रख लेना इस रिएक्शन का फाइनल मीन्स, उस रिएक्शन का और इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट देख लो आप लोग, बस मेन जो काम की चीज है वो ये वाली है, बस इतना सा ध्यान रख लो कि उस ऊपर वाली सीक्वेंस में क्या प्रोडक्ट बनेगा और नीचे वाली सीक्वेंस में क्या प्रोडक्ट बनेगा। आ गई बात समझ में। तो ये 2-3 एग्जांपल मैंने बहुत अच्छे करवा दिए आपको, किसमें, क्लीमेंसन रिएक्शन और वोल्फ किस्नर रिएक्शन में। मैकेनिज्म आप लोग कर लेना, वो मैंने आपको नहीं बताई है क्योंकि मैंने बता रखी। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपको बहुत काम आएगी। देखो अगर आपके पास ये वाली सिचुएशन है मान लो, और आपको इसमें कन्वर्ट करना है इसको, या फिर आपके पास ये वाली सिचुएशन है मान लो और इसको कन्वर्ट करना है इसमें, तो आप लोग क्या क्या मेथड अडॉप्ट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 2 चीजें तो मैंने अभी बता दी आपको, मतलब ओवरऑल आपको क्या करना है, CO को आपको कन्वर्ट करना है CH2 में। तो 2 मेथड तो हमने डिस्कस कर लिए, वोल्फ किस्नर रिडक्शन, सारी चीजें मैंने बता दी, तो ठीक है। दूसरा मैंने बता दिया है क्लीमेंसन रिडक्शन, कौन सा रिडक्शन, और तीसरा मेथड ध्यान रखना, वो आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा, प्लेटिनम कार्बन और हाइड्रोजन, इसको इस तरह से लिखा जाता है, प्लेटिनम कार्बन और H2, ये ध्यान रख लेना, प्लेटिनम कार्बन और H2 ऐसे भी लिखा जाता है। अगर इसकी प्रेजेंस में हम लोग CO का रिडक्शन करवाएंगे तो आपका CO यहां पर भी CH में कन्वर्ट। एक मेथड और यूज किया जाता है, और वो मेथड क्या है मैं बता देता हूं आप लोगों को, नंबर 4 पे, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, वो पूछा जा सकता है। देखो सबसे पहले हम लोग इस कार्बोनाइल की रिएक्शन BF3 की प्रेजेंस में करवाएं थायोल से, या 1,3, मतलब एक तरह से डाइथायोल की बात कर सकते हैं हम, ये SH और ये SH, ये 5 मेंबर्ड भी हो सकता है, इसमें आप कंफ्यूज मत करना। 1,3 डाई, ये 1,2 डाइथायोल है, ये 1,3 डाइथायोल है, आयन भी बोलते हैं, ध्यान रखना इस बात। और सेकंड स्टेप में हम लोग क्या यूज करें, बेस यूज करें, ठीक है। और चलो बेस का छोड़ो, हम लोग सेकंड स्टेप में सीधा ही रानी निकल यूज करें, मैं बता देता हूं, सीधा ही कंसेप्ट बताता हूं आप, क्योंकि अगर बेस यूज करेंगे तो फिर हम लोग एक तरह से एल्डिहाइड को कीटोन में कन्वर्ट करते हैं, वो एक अलग मेथड है, मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो मान लो आपके पास ये वाला ही ग्रुप था, और इसकी रिएक्शन हमने BF3 की प्रेजेंस में इससे करवा दी, 1,3 डाइथाइन से। देखो ये सबसे पहले इसका प्रोटेक्शन करेगा, और प्रोटेक्शन करेगा तो यहाँ से H2 निकल जाता है, और जस्ट 1 मिनट, H2 निकलने के बाद क्या बनता है आपका, जस्ट 1 मिनट, आपके पास ये वाली सिचुएशन आ जाती है, ये S और ये यहाँ पे 1,3, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे थाइन बन जाता है, क्या बन जाते हैं, थाइन्स बन जाते हैं, 1,3 1 2 3 1,3 डाइथाइन्स बन जाएंगे। और इसकी फाइनली जब हम लोग राने निकल से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे ये दो, यहाँ से ये वाला बॉन्ड डीप्रोटेक्शन हो जाएगा, और डीप्रोटेक्शन होने के बाद यहाँ पे 2 H आ जाए, ये आप लोग ध्यान रख लें। हाँ, राने निकल की प्रेजेंस में, और H2 तो हम लोग देंगे इसको। देखो जब भी कैटलिस्ट यूज करेंगे तो ध्यान रखना H2 उसके साथ मैंडेटरी है, वो कहां से लाएगा, H2। आ गई बात समझ में। यहाँ पे एक चीज और, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, आगे भी डिस्कस कर लेंगे, कि अगर आपका ये मान लो एल्डिहाइड होता, मान लो एक जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं
कि मान लो ये आपका एल्डिहाइड है और फिर हम लोग इसकी PF3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं डाइथाइन से, तो क्या होता, वही आपका जस्ट 1 मिनट, ये H, ये S और ये 1,3 डाइथाइन बन जाता। फिर हम लोग इसकी बेस से रिएक्शन करवाते और बेस से रिएक्शन करवाते तो ये प्रोटॉन निकल जाता और ये प्रोटॉन जब निकल जाता, जस्ट 1 मिनट, तो यहां से क्या बनता आपका, इस पे नेगेटिव आता, ये S और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि ये इसके वैकेंट d ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता। क्या करता है, इसके साथ वैकेंट d ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता, इसलिए बहुत ज्यादा स्टेबल होता है ये। और बहुत ज्यादा स्टेबल होने के बाद जब इसकी हम लोग RX से रिएक्शन करवाते तो ये यहाँ पे, ये बाहर, और ये आपका फिर क्या बनता, देखो ये यहाँ पे S, ये S और यहाँ पे आपका R आ गया। और फिर हम लोग इसका डी प्रोटेक्शन करवाते और जब डी प्रोटेक्शन करवाते तो वहां पर, अब की बार रानी करने की यूज नहीं करते, ध्यान रखना, डी प्रोटेक्शन के लिए। तो जब यहाँ पे इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते तो एक तरह से हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे डी प्रोटेक्शन के लिए, तो वापस यहाँ पे ये कार्बोनाइल ग्रुप आता और ये आपका जो एल्डिहाइड था वो फाइनली कीटोन में कन्वर्ट हो गया। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, बहुत काम की चीज है ये, मत सोचना ये हमारे लेवल का नहीं है। भाई साहब पिछली साल का पेपर उठा के देखना, मैं बहुत बार बता चुका हूं, पढ़ने से पहले ये जरूर देख लेना कि आप एग्जाम के स्टैंडर्ड का पढ़ रहे हो कि नहीं। फिर मतलब नहीं है चाहे आप 20 घंटे पढ़ लो, अगर आप एग्जाम का लेवल लेके नहीं चल रहे हो फिर चाहे आप 20 घंटे पढ़ो, कोई मतलब नहीं है उस क्लास का। आप चाहे फिर 20 घंटे पढ़ो, उस क्लास का कोई मतलब नहीं है, उस पढ़ाई का, अगर आपका स्टैंडर्ड सही नहीं है तो। अगर आपका स्टैंडर्ड का मतलब समझ रहे हो ना, पढ़ने का स्टैंडर्ड, कि आप किस स्टैंडर्ड का पढ़ रहे हो। वैसे स्टैंडर्ड मत समझ लेना, अपना स्टैंडर्ड सबका सेम ही है अपना वैसे तो, बस पढ़ने के लेवल से कि जो आप पढ़ रहे हो और जो सामने वाला आपको पढ़ा रहा है वो उस लेवल का है कि नहीं जो आपके एग्जाम में आएगा। आ गई बात समझ में। तो देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने डिस्कस की है और वो इंपॉर्टेंट चीज हमने ये डिस्कस की है कि अगर आपको CO को CH2 में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आपकी ऑर्गेनिक ऑन टिप्स हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। आप कहीं क्या किताबें कहीं भी पढ़ लो, अगर इस तरह की ऑर्गेनिक आपको मिल जाएगी, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे चलेंगे, देखो बहुत फास्ट हमें नहीं चलना है क्योंकि काफी चीजें आपके कोर्स में करवा चुका हूं मैं। अभी वैकेंसी मुझे नहीं लगता सितंबर से पहले कोई वैकेंसी आएगी, क्योंकि जून तो वैसे ही चला जाएगा, अगस्त या सितंबर में मान के चलो, और ये मान के चलो फरवरी मार्च तक आपकी एग्जाम होगी। तो आप लोग एक बार पढ़ते रहे धीरे धीरे, कोई इशू नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम हो हम लोग डिस्कस, देखो मैं सबके रिप्लाई करता हूं, आपको जो प्रॉब्लम है वो आप हमसे बोलो, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम ही करें, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। 2 मेथड और हमने डिस्कस कर लिए, एक और 2 क्लास में और हम लोग सारे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सबको नमस्कार, शुभ रात्रि।